चलिए आज हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th का। हमने चैप्टर एक फिजिक्स में पढ़ा था। क्या था? एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट में हमने एसी की डेफिनेशन देखी। एसी एक साइनसॉइडल फॉर्म में ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट होती है इस तरीके से साइनसॉइडल फॉर्म में, जिसमें हमने इसके लिए एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल वे में इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी थी। आई ऑफ टी इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। और इसी के रेस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल के लिए, वोल्टेज के लिए लिखा था E0 साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हमने लिखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने एसी सर्किट के लिए आई ऑफ टी मीन की वैल्यू फाइंड की थी, जो 0.637 I0 के बराबर आई थी। और आई रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम सिंपल फॉर्म में IRMS वैल्यू बोलते हैं, ये 0.707 I0 के बराबर आई थी। इसके आगे हम देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट की एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट की एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे सर्किट containing a resistor, फिर देखेंगे सर्किट containing a capacitor, सर्किट containing इंडक्टर। पहले सिंपल सर्किट को हम देखेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन को देखेंगे। ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रजिस्टर, ए सर्किट कंटेनिंग आरसी सर्किट भी जिसको हम बोलते हैं, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। एंड उसके बाद देखेंगे ए सर्किट कंटेनिंग एलसी। और फिर फाइनली हम देखेंगे ए सर्किट कंटेनिंग LCR, जो इसमें हमारे सिलेबस में LCR सीरीज सर्किट, इसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के 7 सर्किट की स्टडी हम 1 बाय 1 करते हैं सर्किट एनालिसिस में। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं सिंपल सर्किट। ए सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी किसी टाइम पे। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप है ए सर्किट कंटेनिंग ए रजिस्टर। इस तरह के सर्किट को कैसे हम लिखेंगे, मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह का एक सर्किट। ये रजिस्टर का सिंबल है, ऑलरेडी आपने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। इस तरीके से यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है। सोर्स की वैल्यू क्या है? सोर्स को हम यहाँ E से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे सोर्स की वैल्यू हो जाएगी E ऑफ टी इज इक्वल टू E0। इसको E मैक्सिमम भी हम डिनोट कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी। एंड यहाँ पे ये रजिस्टर की वैल्यू हो गई। अब सिंपली जो हमने KVL रूल पढ़ा हुआ है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ,
उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम कंसिडर करते हैं इसमें करंट आई ऑफ टी फ्लो कर रही है, आई ऑफ टी फ्लो कर रही है। अभी समय करंट की वैल्यू को इस सर्किट के लिए हमें कंसिडर करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है क्या आता है। तो देखिए, अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू केवीएल, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। देखिए, करंट इधर से ट्रेवल करेगी, फिर इधर से ये लीव करेगी। तो इसके लिए इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे आई आर इक्वल टू ई, क्योंकि जितना इसमें से वोल्टेज निकलेगा वो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ आई ऑफ टी लिख सकते हैं, यहाँ ई ऑफ टी, यहाँ आई ऑफ टी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू आर अपॉन ये इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो यहाँ पे ये आपको सिंपल एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये रजिस्टर सिर्फ एक, अगर किसी सोर्स के साथ रजिस्टर लगा हुआ हो तो ये बहुत सिंपल सर्किट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पे इक्वेशन लंबी नहीं बनी। और यहाँ पे हम करंट की वैल्यू भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ई मैक्सिमम है यानी ई जीरो अपॉन आर, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से वोल्टेज तो हमें सोर्स में पहले ही वोल्टेज की वैल्यू आइडेंटिफाई थी, और यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये सर्किट सिंप्लीफिकेशन में या इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड करने में ये फॉर्मूला और ये इक्वेशन यूजफुल होती है, इसको याद रखिएगा। दूसरा सर्किट हम लेते हैं, ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। इस बार हम इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, देखते हैं क्या होता है। इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, ये इंडक्टर हो गया, इसके साथ हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ऑफ टी ई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगी। और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी करंट होगी। देखिए, ये एक सर्किट कंप्लीट सर्किट है, तो इसमें हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल मतलब किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसके एक इंडक्टर के अकॉर्डिंग अक्रॉस जितना वोल्टेज होता है, देखिए जितना वोल्टेज होता है उसके लिए अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एल डी आई बाई डी टी एक जो आपका है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है, और सिर्फ इसमें इंडक्टर लगा है तो ये वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज आपका हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज। अब इसको इक्वेशन हमें मिल गई केवीएल अप्लाई करने पर। यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो डी आई को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इसमें ई ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और इसके साथ ये एल और यहाँ डी टी अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो डी आई बाई डी टी ये हमारा हो जाएगा आई ऑफ टी इजक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है,
ये होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा यहाँ से हमें मिलेगी ई नॉट ओमेगा एल और माइनस इधर लगा देते हैं कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको हम साइन की फॉर्म में अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस है यहाँ पे लगा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ऑफ टी ई जीरो यानी ई मैक्सिमम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब क्या है, 90 डिग्री। इस इक्वेशन से क्या, देखो रजिस्टर में क्या दिखा हमें, जिस तरीके से सोर्स की इक्वेशन है, देखिए ई ऑफ टी इक्वल टू ई मैक्सिमम और ई जीरो साइन ओमेगा टी, उसी तरीके से आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हम फेज की बात करें, फेज की अगर हम बात करें तो करंट और वोल्टेज रजिस्टर के केस में सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यानी कि अगर ये ई की वैल्यू हो गई, ठीक है, तो आपका आई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। सेम फेज में हमेशा होते हैं, ठीक है। और बट इन केस ऑफ इंडक्टर करंट, देखो यहाँ माइनस पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करेगा। क्या करेगा, लैगिंग होगी। इसको लैगिंग कहते हैं, ये लैगिंग यानी पीछे रहेगा। तो इसके लिए क्या फेजर डायग्राम हो जाएगा, इसका फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज दैट ये हम फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर ई की वैल्यू ये है, ठीक है, वोल्टेज ये है और ये इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। तो इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री किधर जाएगा, इससे 90 डिग्री ये इधर आएगा। तो ये पाई बाई टू से क्या लैग करेगा, करंट लैग करेगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेसर देन पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे लेसर देन ई यानी वोल्टेज से लेसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो कितना होगा, ये आई की जो वैल्यू होगी अगर मैक्सिमम की बात करें तो ई जीरो अपॉन ओमेगा एल के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, इसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये फेजर में क्या होता है, करंट जो है हमेशा ई ऑफ टी जो है आई ऑफ टी से, ठीक है, ई ऑफ टी पाई बाई टू अहेड होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं करंट जो है इंडक्टर के केस में पाई बाई टू एंगल से लैग करती है, ठीक है। अब इसके हम ये जो आपको वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, इस इंडक्टर की, ठीक है। तो जिस तरह से रजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से इंडक्टर का अपना एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जो आपको दिख रहा है ओमेगा एल, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसका है ये एक इंडक्टर का। इंडक्टर क्या है, सिंपल है, कॉयल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कॉयल का ये ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है,
ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अब आगे देखिए, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉयल कैसे हम डिनोट करते हैं, इसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि एक्सेल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपकी क्या है, 2πf। तो ये 2πf_L, यानी कि आपको सर्किट में फ्रीक्वेंसी पता है और इंडक्टर की वैल्यू पता है, तो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, यूनिट ऑफ